हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। और बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी मेडिकल एलिजिबिलिटी को लेके आरआरबी जेई के अंदर। तो बहुत डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सभी मेडिकल क्राइटेरिया को हर एक डिपार्टमेंट के। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं उसका कंप्लीट डेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं। इस डेटा की कंप्लीट पीडीएफ आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी @PW यशवंत सर, ठीक है। और आरआरबी से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप यहाँ पर कन्वे कर सकते हैं। सर डेफिनेटली को मेडिकल को लेके बहुत सारी डाउट्स हैं, तो बहुत डिटेल में समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे हर एक चीज को, ताकि एकदम क्लैरिटी रहे और आपको बिल्कुल कहीं भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। सबसे पहले देखो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो लिखा है बस हमें उसी को सत्य मानना है। उसके अलावा सारी बातें जो होती हैं वो बिल्कुल ही साइडलाइन कर देनी चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखा है हमें वही देखना है। सबसे पहले देखो, मेडिकल फिटनेस के बारे में पॉइंट नंबर 9 में आपको लिखा गया है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड प्रेस्क्राइब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। सबसे पहली बात तो यही है कि आप एलिजिबल होने चाहिए, अपने सभी मेडिकल स्टैंडर्ड आपके बिल्कुल सेटिस्फाई करने चाहिए हर एक पोस्ट में, जैसा इसमें दे रखा है, ठीक है सर। मेडिकली अनसुटेबल फॉर ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट गिवन एनी ऑल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। अगर आपने अभी आप फिलअप कर दिया और अगर आप उस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो, तब बाद में आपको अलग से एंटरटेन नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट कैंडिडेचर जो आपका है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे पहली बात। अब सर समझ लेते हैं डिसेबिलिटीज को यहां पर आरआरबी ने किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले देखो सर, अगर यहां बात करते हैं वीआई की, मतलब विजुअली इंपेयर्ड, ठीक है। अब विजुअली इंपेयर्ड का मतलब सर यहां पर कौन कौन से, अगर बी है मतलब दैट इज ब्लाइंड कैंडिडेट्स, या फिर लो विजन वाले कैंडिडेट, ठीक है। लो विजन कह सकते हो, तो LV जो है वो लो विजन वाले कैंडिडेट हो गए, ठीक है। इसको आप लेजी आई ये भी कह सकते हो। तो कुछ स्टूडेंट्स यहां पर लेजी आई वाले भी होते हैं जिनमें कुछ विजन वहां पे कमजोर होता है, तो लो विजन कैटेगरी में आप लोग लाई करते हो। सिमिलरली HI की बात करोगे तो हियरिंग इंपेयर्ड, जिन्हें सुनने में थोड़ी तकलीफ होती है, पूर्णता तकलीफ है, मतलब डेफ स्टूडेंट जो है हमारे पास वैसे हैं। और HH मतलब हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। ये हमारे पास डिसेबिलिटी के कुछ क्राइटेरियाज हैं। सिमिलरली देखोगे LD मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मतलब मूवमेंट के अंदर कुछ इश्यू आ रहा है, जैसे कि वन आर्म मूवमेंट, वन लेग मूवमेंट, ये हमारे पास OL कैटेगरी में। OAL मतलब वन आर्म एंड लेग मूवमेंट हो गया। BL मतलब सर बोथ लेग्स। DW मतलब ड्वार्फिज्म, मतलब हाइट का जो क्राइटेरिया आपके पास होता है, तो ड्वार्फिज्म किसी किसी में जेनेटिक थोड़ा सा इश्यू होता है, इससे हाइट इतनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती, दैट इज बेसिकली योर ड्वार्फिज्म, तो आप उसके अंदर लाई करते हो। CP अगर आपके पास है दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। तो सेरेब्रल पाल्सी भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका भी हमें यहां पर काउंटर करना है। साथ ही साथ AAV मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स, ठीक है। उसके साथ LC दैट इज लेप्रोसी क्योर्ड, ठीक है। तो लेप्रोसी आपके पास कुष्ठ रोग वगैरह होता है, उसका अगर क्योर हो चुका है तो वैसे कैंडिडेट्स अगर हैं तो लेप्रोसी क्योर्ड कैंडिडेट्स भी अलग अलग वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हैं। MDY मतलब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दैट मींस किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पर होता है। फॉर एग्जांपल नॉर्मल बॉडी आप देखो तो सर नॉर्मल बॉडी इस तरह से होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, जिसके बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से ये हम्स बने हो या फिर जो जॉइंट्स हैं वहां पर कुछ आपके पास डिफॉर्मेशंस हो, वो सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये MDY कैटेगरी के में आ जाओगे। OD का मतलब सर अदर डिसेबिलिटीज, और MD का मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसेबिलिटीज भी हो सकती हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज हैं डिसेबिलिटीज के जो आरआरबी एंटरटेन करता है। इसके अलावा अगर कोई और डिसेबिलिटी है सर, ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई और डिसेबिलिटीज है तो उसकी हमारे कोई इसमें डिटेल बात नहीं बताई गई है आरआरबी जेई के अंदर। यहां पर आपको बस ये सारे क्राइटेरियाज हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है सर। इसके बाद देखो यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड का सबसे जो टेबल इन्होंने यहां पर दे रखी है, अगर मैं विजन स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो सबसे पहले विजन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट आपके मेडिकल स्टैंडर्ड डिफाइन किए गए। जैसे सर यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड A3, मेडिकल स्टैंडर्ड B1, मेडिकल स्टैंडर्ड B2 और मेडिकल स्टैंडर्ड C1, ये 4 मेडिकल स्टैंडर्ड आपके हर एक डिपार्टमेंट के लिए डिफाइन किए गए हैं। तो जिन एग्जाम ग्रुप्स के अंदर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 हो रहा है, उसका मतलब यह है सर जनरल फिटनेस उनकी क्या मानी जाएगी सर, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, जनरली मतलब चलना फिरना उठना बैठना नॉर्मली सब में आप सुटेबल हो। और विजन स्टैंडर्ड सर हमारे पास क्या होने चाहिए कि सर डिस्टेंस विजन, मतलब जो दूर की नजर आपके पास है, वो दूर की नजर जो है वो 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस एंड पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 2 डायोप्टर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है सर। 6/9 विजन, देखो 6/9 विजन का मतलब क्या है कि अगर कोई नॉर्मल विजन का अगर कोई कैंडिडेट है और वो किसी
किसी ऑब्जेक्ट को 9 मीटर की डिस्टेंस पर देख पा रहा है, तो आपका अगर विजुअली थोड़े से लो विजन में हो और अगर आप 6 मीटर तक देख पाते हो, दिस इज बेसिकली नोन एज योर 6/9 रिलेटिव टू द नॉर्मल विजन। आपका विजन कितना है वो यहां पर जनरली नापा जाता है। तो 6/9 अगर आपका विजन है, ठीक है, विद और विदाउट ग्लासेस, तब आप A3 कैटेगरी के अंदर एलिजिबल आ जाते हो। और पावर ऑफ लेंस आपकी 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नियर विजन आपके पास 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, तो यहां पर 0.6 का मतलब हो गया 60%। अगर कोई नॉर्मल विजन वाला है, वो किसी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस तक आपका देख पा रहा है बहुत इजीली, तो और अगर आप उसके 0.6 तक देख पाते हो तो दैट इज योर 0.6 विजन, जो नियर विजन का हमारे पास होता है। ठीक है, सारे क्राइटेरिया आपके पास होने चाहिए। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। देखो, कलर ब्लाइंडनेस वाले स्टूडेंट यहां पर मतलब जो कलर विजन के टेस्ट को पास कर रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, वो वाली बात है। बाइनोक्यूलर विजन हुआ, नाइट विजन हुआ और मीजोफिक विजन हमारे पास होते हैं। ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो हमारे A3 स्टैंडर्ड के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसके बाद देखिए सर, अगर मैं B1 स्टैंडर्ड की बात करूं तो B1 स्टैंडर्ड में देखो यहां पर थोड़ा रिलैक्सेशन आपको और दिया गया है। 6/9 तो है ही, और 6/12 आपको दे रखा है विद और विदाउट ग्लासेस। तो विदाउट ग्लासेस 6/12 तक विजन तक आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहां पर मिला है। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D, और पावर में भी आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। 2D से आपको लगभग 4D तक का पावर आप यूटिलाइज कर सकते हो। नियर विजन सर 0.6 सेम है यहां पर भी, इस कैटेगरी के अंदर भी। और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, ठीक है, नाइट विजन, और इसके साथ साथ हमारे पास सर मीजोफिक विजन। ठीक है, तो ये सारे तो एकदम सेम ही हैं। तो दिस पॉइंटर इज सेम, ये भी पॉइंटर सेम। इसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है कैटेगरी B1 के अंदर। उसके बाद सर B2 कैटेगरी में आ जाते हैं। इसमें डिस्टेंस विजन देखो 6/9 6/12 एकदम सेम है, और पावर भी सेम है। तो ये एकदम सेम क्राइटेरिया हो गया, यही आपके पास सेम क्राइटेरिया हो गया। लेकिन यहां पर देखो मस्ट पास टेस्ट फॉर बाइनोक्यूलर विजन, मतलब जितनी भी वैकेंसीज आपके पास सर B2 कैटेगरी के अंदर आएंगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बाइनोक्यूलर विजन का टेस्ट पास होना जरूरी है। मतलब जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट हैं, जो कलर विजन की बात होती है या नाइट विजन की बात होती है या मीसोफिक विजन की बात होती है, तो वो सारे कैंडिडेट यहां पर डेफिनेटली क्या है, अलाउड है इस पर्टिकुलर के अंदर। तो सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको बाइनोक्यूलर विजन का टेस्ट पास करना है। बाकी सारे टेस्ट अगर नहीं भी पास करोगे तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर लाई कर जाओगे, और इस कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सिमिलरली C1 की बात करते हैं तो डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 देखो आपको और रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया है विद और विदाउट ग्लासेस। एंड नियर विजन आपका बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पर इस कैटेगरी के अंदर कोई भी कलर विजन, मिजोफिक विजन, बाइनोक्यूलर विजन, नाइट विजन इसकी बात नहीं करी गई है। मतलब वो सारे कैंडिडेट यहां डेफिनेटली एलिजिबल हैं। तो बस आप इतना क्राइटेरिया अगर फॉलो कर जाओगे तो आप C1 की सभी कैटेगरी में एलिजिबल हो जाओगे। सबसे ज्यादा जो टफ मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A3 का है, उसके बाद B1, फिर B2, और सबसे रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड जो है वो C1 का आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो इसी टेबल के नीचे एक इंपॉर्टेंट नोट आप लोगों के लिए यहां पर दिखा गया है, क्योंकि जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो देखना क्या मतलब है इसका, कि द अबाव मेडिकल स्टैंडर्ड आर इंडिकेटिव and are not exhaustive and can apply to candidates in general। मतलब आमतौर पर किसी पर्टिकुलर वर्ग को नहीं बताया गया है, इंडिकेट नहीं किया गया है कि इस पर्टिकुलर लोगों के लिए है। ठीक है, इन जनरल सभी के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड हमारे पास यहां पर दिया गया है। अगर आपको और डिटेल देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर चैप्टर 5 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। तो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का वॉल्यूम 1, इसके अंदर बहुत अलग अलग चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। चैप्टर 1 में ये बताया गया है सर मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए। चैप्टर 2 में ड्यूटीज क्या होती है मेडिकल ऑफिसर्स की, ये सारी बात बताई गई है। चैप्टर 5 के अंदर, इसके अंदर देखोगे तो चैप्टर 5 के अंदर आपके पास सारा डिटेल दिया है कि जो कैंडिडेट गजेटेड, नॉन गजेटेड, जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है रेलवे में, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। तो वो सारी बातें चैप्टर 5 के अंदर आपको दे रखी है। अगर आपको ये मैनुअल देखनी है तो आप www.indianrailways.gov.in पे जा सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट कर सर लेसिक सर्जरी जिनकी हुई है क्या वो एलिजिबल हैं। तो ध्यान समझना, यहां पर पॉइंट बी के अंदर आपको क्लियरली मेंशन है यहां पर कि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर। अगर आपने रिफ्रैक्टरी एरर्स को जो आप करेक्ट करने के लिए लेसिक सर्जरी करी है या फिर कोई भी और सर्जरी करी है, देन दे आर नॉट एलिजिबल
फॉर पोस्ट दैट रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3। मतलब अगर आप लेसिक सर्जरी अगर आपने करवाई है अपनी रिफ्रैक्टरी एरर्स को सही करने के लिए, तब आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले डिपार्टमेंट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए आप डेफिनेटली अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है, उनके लिए आप एलिजिबल हो। मतलब B1, B2 और C1 के लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। तो B2, B1 और C1 इन तीन जो मेडिकल स्टैंडर्ड यहां है इनके लिए आप डेफिनेटली एलिजिबल हो, लेकिन A3 वाले के लिए एलिजिबल नहीं होगे जो लेसिक सर्जरी वाले हमारे कैंडिडेट्स रहते हैं। अब मेडिकल स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया आपको फॉर एक्स सर्विसमैन, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा डिफरेंट होता है। दे आर डिफरेंट एज डिटेल्ड इन पैरा 534 ऑफ इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1। तो सर हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया मेडिकल स्टैंडर्ड का है जो फॉलो करता है रेलवे, वो बेसिकली इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल वॉल्यूम 1 और इसका भी चैप्टर 5 ये फॉलो करता है। ठीक है, इसको हमें देखना है। और इसके अंदर भी अगर पैरा में बात करूं तो सर पैरा 534 जो दिया है वो आपके पास एक्स सर्विसमैन के लिए दिया है। अब सर ये पैरा 534 में दिया क्या है, तो ध्यान से देखो, यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं ये वाला कि पैरा 534, ये 534 पैरा है जिसके अंदर सर एक्स सर्विसमैन की बातें करी गई हैं। IRMM वाला मैनुअल आपको नेट पे सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम 1 उस पर आप देखो सर 534 पैरा जो हमारे एक्स सर्विसमैन वाले स्टूडेंट्स हैं। अब आपके पास मेडिकल कैटेगरी कौन कौन सी है सर, A3 मेडिकल कैटेगरी जिनके लिए आपकी वैकेंसी हो रही है, B1 है, B2 है और सर आपके पास C1 है। ये चार एप्लीकेबल है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक्स सर्विसमैन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहां पर थोड़ा और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल रहा है। जैसे देखो यहां पर सर A3 में वैसे विजन आपका 6/9 होना चाहिए था, नॉर्मल स्टैंडर्ड ये है। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए रिलैक्सेशन ये है सर 6/12 और 6/12 तक आप इसमें एलिजिबल हो। तो विद और विदाउट ग्लासेस, naked eye vision and not below 660 and powered lens not to exceed 8 diopter। तो पावर ऑफ लेंस भी आपको अप टू 8D तक बोला गया है। वहां पर कितना था नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल के लिए सर 2D तक आपका पावर एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखो द कैंडिडेट शुड नॉट बी कलर ब्लाइंड when tested with EGL lamp 1.3 मीटर अपर्चर और इशिहारा प्लेट फॉर A1, A2 एंड A3 कैटेगरीज। तो जो कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स हैं वो A3 कैटेगरी के लिए तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। साफ साफ यहां पर मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है और ये भी एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये सेम बात है। ठीक है, 6/12 या फिर 6/24 विद और विदाउट ग्लासेस, यहां पर भी आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है B1 कैटेगरी में भी, सिमिलरली B2 में भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहां देखो B1 कैटेगरी में जो एक्स सर्विसमैन है उनको ध्यान से समझना है कि द कलर विजन शुड बी नॉर्मल। कलर विजन तो आपका नॉर्मल होना चाहिए विद EGL लैंप एंड नो इशिहारा टेस्ट। मतलब यहां पर आपके पास इशिहारा टेस्ट के रिजल्ट्स आपके लिए मैटर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जो नॉर्मल EGL टेस्ट होता है बस वो अगर आप पास कर गए तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। किसके लिए सर, B1 स्टैंडर्ड के लिए। सिमिलरली कलर विजन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पर B2 के लिए कलर विजन आपकी जरूरत ही नहीं है, चाहे आप कलर ब्लाइंड हो फिर भी B2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। C1 के लिए देखो 6/10 नील और कंबाइंड, ये आपके पास रिलैक्सेशन यहां पर गिवन है। तो आई थिंक बिल्कुल एक्स सर्विस में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको डेफिनेटली हर एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। आप रेफर कर सकते हो IRM मैनुअल जो है उसका 534 पैरा को। इसके बाद देखिए सर, अगर मैं नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाता हूं तो हमारे पास जो PWBD कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में हमारे पास देखो 3 या 4 तरह की डिसेबिलिटीज हैं। जैसे कि सर सबसे पहले विजुअल इंपेयरमेंट जिसमें ब्लाइंडनेस आ रहा है और लो विजन आ रहा है। ध्यान रखना है जो लो विजन वाले बच्चे हैं आप इस वाले कैटेगरी में लाई करते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस कैटेगरी में लाई कर देंगे। तो VI जो विजुअल इंपेयरमेंट है, ब्लाइंडनेस या फिर लो विजन, उसके साथ साथ हियरिंग इंपेयरमेंट, डेफ और या हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर जो डिसेबिलिटी है वो भी यहां पर है, 1 लेग, बोथ लेग, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक है, लेप्रोसी क्योर सारी, और मल्टीपल डिसेबिलिटी। अब यहां पर देखो आपको बात क्लियर है कि मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम अमंग्स पर्सन अंडर क्लॉज A to C इंक्लूडिंग डेफ, ब्लाइंडनेस in the post specifically identified for disability subject to condition that each one of the disability should be at least 40% or more। अगर आप मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंदर आ रहे हो तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सर बोला कि डेफ भी है और ब्लाइंडनेस दोनों को कंबाइन किया तो मल्टीपल डिसेबिलिटी कैटेगरी में आप लाई कर रहे हो।
तो आपको डेफ वाला क्राइटेरिया जो है उसमें भी 40% मिनिमम आपकी डिसेबिलिटी प्रतिशत होना चाहिए, और ब्लाइंडनेस के टाइम पर भी मिनिमम 40% डिसेबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हर एक डिसेबिलिटी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उन सब में आपका क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए, जैसे सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 40% ऑफ डिसेबिलिटी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं बिकॉज 40% से कम डिसेबिलिटी हो जाती है और उसके लिए भी वो अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो कैंडिडेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं, आप देख सकते हो इन चीजों को भी। उसके अलावा देखिए सर यहां पर, अब यहां पर देखिए साफ साफ कि सूटेबिलिटी ऑफ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है ये आपके पास एनेक्जर 1 के अंदर, एनेक्जर ए के अंदर गिवन है। अभी मैं बात बताऊंगा एनेक्जर ए में, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सी डिसेबिलिटी के स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है, उसके बारे में भी बातचीत यहां पर करेंगे। ठीक है, लेकिन बस ये बात पूरे में आपको ध्यान रखनी है कि सर अगर किसी को रिलैक्सेशन चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई चाहता है कि डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर रिलैक्सेशन and competent authority issue certificate, only such person would be eligible for relaxation in respective community who suffer not less than 40% of the relevant disability। तो सारा खेल जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी का है वो उस प्रतिशत पर है सर, 40% से ज्यादा आपकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी होनी चाहिए। दैट यू शुड रिमेंबर, मिनिमम 40% होनी चाहिए। इसके बाद देखो सर, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में हैं तो डेफिनेटली आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट होगी। जिन बच्चों को नहीं पता स्क्राइब क्या होता है, स्क्राइब का मतलब होता है एक पर्सन आपके साथ चलता है और वो आपके बिहाफ पे वहां पर एग्जाम देता है। अगर आप सक्षम नहीं हो एग्जाम लिखने में फिजिकली, ठीक है, मेडिकल बेसिस पर, तो आपके साथ एक स्क्राइब होता है। लेकिन स्क्राइब का भी कुछ प्रोविजन है। क्या प्रोविजन है सर, ध्यान समझना सर। विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स हुज राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड बाय सेरेब्रल पाल्सी, कैंडिडेट विद वन आर्म, कौन कौन एलिजिबल है ध्यान समझना। एक तो विजुअली इंपेयर्ड वाले बच्चे, एक कैंडिडेट विद वन आर्म जिसका वन आर्म डिसेबिलिटी है, कैंडिडेट विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मैंने आपको बताया अभी कि बॉडी के अंदर जब जो शेप से अगर डिफरेंट हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज्म वाले स्टूडेंट्स हमारे, उसके अलावा स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी हो या मेंटल इलनेस हो, वो जहां पर स्क्राइब जो है वो राइटिंग के लिए अपने बिहाफ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्राइब का मतलब हो गया कि आपके बिहाफ पे कोई और एग्जाम देगा अगर आप सक्षम नहीं हो, मेडिकली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो उस एग्जाम को लिखने के लिए। लेकिन उसमें भी क्राइटेरिया अलग है। वन आर्म वाला क्राइटेरिया पता चल गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, आपको ऑटिज्म वाला क्राइटेरिया, आपके पास विजुअली इंपेयर्ड वाला क्राइटेरिया है। तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी हमें पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखो पीबीडब्ल्यूडी, कैंडिडेट हु इज एलिजिबल फॉर स्क्राइब, उनको अपना स्क्राइब खुद अरेंज करना पड़ेगा और स्क्राइब का भी अपना अलग से ई कॉल लेटर आपका निकलने वाला है। मतलब जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको स्क्राइब की प्रॉपर डिटेल देनी पड़ेगी, कौन आपके साथ जाने वाला है, उसकी फोटो वहां पर आप लगाओगे, उसकी आप डिटेल वहां पर दोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वहां पर अपने साथ रखनी है। जो कैंडिडेट के फॉर्म भरते वक्त भी आपको अपने स्क्राइब की कंप्लीट डिटेल वहां पर भरनी है। एग्जाम सेंटर में आपके स्क्राइब का जो भी बिहेवियर रहेगा उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होगे, ये भी साफ साफ यहां लिखा हुआ है। इसके साथ साथ एक बात और समझना कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि आपने डिप्लोमा किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया है और आप बीटेक वाले स्टूडेंट को अपना स्क्राइब बना के ले गए, आपने बीटेक किया और आप पीएचडी वाले को ले गए, तो अपने से हायर क्वालिफिकेशन वाले को आप स्क्राइब नहीं बना सकते। आपको अपने से एक लोअर क्वालिफिकेशन वाले को ही स्क्राइब बनाना पड़ेगा। बिलो द क्वालिफिकेशन वही आपके साथ चल सकता है और एग्जाम दे सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना। 20 मिनट्स तो एक्स्ट्रा मिलते ही हैं, ये हम सबको पता है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको स्क्राइब है उनके लिए 20% एक्स्ट्रा तो आपको मिलता ही 20 मिनट। अब इसके बाद देखो सर, all one-eyed candidate and candidate whose visual degree of disability is less than 40 shall not be eligible for engaging a scribe। अगर आपका 40% से कम डिसेबिलिटी है और वन आई स्टूडेंट है और 40% से कम आपका डिसेबिलिटी विजन है, इसमें आपको बस स्क्राइब की जो है आपके लिए स्क्राइब अवेलेबल बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन ये तो रेलवे बाद में चेक करेगा ही। आपके सारे जो मेडिकल परफॉर्मा है, मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं, उनको आपके मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे डेफिनेटली चेक किया जाएगा। देखो सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी का है वो कुछ यहां पर आपको दे रखा है फॉर्म नंबर 5 में। एक चीज को जरूर ध्यान रखना, सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी जो है एनेक्जर 5A, 5B, 5C ऐसे 3-4 सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं। जो भी आपकी मेडिकल अथॉरिटी होती है वो इसका फॉर्मेट ये रहना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट फॉर्मेट जो आरआरबी ने दिया है इसी फॉर्मेट में आपको मेडिकल अथॉरिटी का नाम यहां पर और सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इसी फॉर्मेट में आपको रखना है, ताकि लास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यू ना आए। इसके बाद देखिए सर, अलग अलग आपके पास डिपार्टमेंट, जैसे सर केमिकल और मेटलर्जिकल वाला जो डिपार्टमेंट है सर, इसमें आपके पास स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है सर B1।
तो B1 मैंने आपको समझा दिया था, B1 कैटेगरी क्या होती है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। इसके अलावा सर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सर यहां पर C1 मतलब लोवेस्ट स्टैंडर्ड आपके लिए है। इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विसेज में सर B1 कैटेगरी है। इलेक्ट्रिकल EMU एंड TRS में, इसमें सर आपके पास A3 कैटेगरी यहां पर अलाउड है। तो जिसमें A3 कैटेगरी है वहां पर थोड़ा आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहां मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़े टफ हैं, ठीक है। उसके बाद आप C1 तो आप खुद ही भर सकते हो, काफी रिलैक्स्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है C1 के लिए। उसके अलावा देखो इलेक्ट्रिकल डिजाइन की बात करें तो B2 इसमें हो गया। ये कंप्लीट टेबल आप रेफर कर सकते हो। तो जहां जहां पर A3 आपके पास आ रहा है, इस डिपार्टमेंट को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि यहां का मेडिकल स्टैंडर्ड जो कंपैरेटिवली क्या है सर, यहां का मेडिकल स्टैंडर्ड कंपैरेटिवली हायर है। और ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिए हैं, C1, B1, B2 और A3, ये मेडिकल स्टैंडर्ड RRB फॉलो करता है अपने अलग अलग वैकेंसी के लिए, अलग अलग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ये आप इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है, क्योंकि हर तरह का डिसेबिलिटी की बातें मैंने यहां पर बता दी है आपको कि क्या क्या डिसेबिलिटी RRB कंसीडर करता है। उसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हो, और मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने डाउट्स को बढ़िया तरीके से यहां पूछ सकते हो। कोई भी अगर डाउट आता है आपको मेडिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड, दो बातें जरूर ध्यान रखना, जो भी सर्टिफिकेट हो वो आपका एक ऑथराइज्ड मेडिकल एजेंसी जो होती है उसी से सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जिस फॉर्मेट में आपके पास है RRB ने मांगा है उसी फॉर्मेट में आपको यूज करना है। सर्टिफिकेट के साथ अगर कोई सर्टिफिकेट पुराना हो गया है उसको रिन्यू जरूर करवा लेना, लेटेस्ट सर्टिफिकेट जरूर उसका बनवा लेना, और आपके पास जो डिसेबिलिटी प्रतिशत है वो भी लगभग 40% के आसपास रहना चाहिए। आई होप कि बहुत सारी बातें हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछ रहे थे, जो अपने डिसेबिलिटी परसेंटेज के बारे में पूछ रहे थे, आई थिंक आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स इस पूरे वीडियो में क्लियर होंगे, और जिस बच्चे ने वीडियो लास्ट तक देखा होगा आपके कोई भी डाउट यहां पर नहीं बचे होंगे। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।